नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। तो आज हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये समझ लीजिए बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत लोग ऐसा होता है कि इस चैप्टर को छोड़ देते हैं इस वजह से कि टफ है या फिर नाम बहुत टेढ़े टेढ़े होते हैं। बट यकीन मानिए सारे एग्जाम में ऑलमोस्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ कि जो जीव हैं उनके बीच विभिन्नता है। तो आपसे पूछे कि कितने सारे जीव हैं इस पृथ्वी पे, आप आसपास देखते होंगे कौवा है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम पूछे कि अर्थ पे टोटल कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो एक एस्टिमेट के अनुसार जो एनसीईआरटी कोट करती है कि ऑलमोस्ट एस्टिमेट किया गया कि 10 मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब 1 करोड़। अब 10 मिलियंस में ऐसा भी नहीं है कि 10 मिलियंस में हम सारे ऑर्गेनिज्म को जानते हैं, पहचानते हैं। हम लोगों ने स्टडी ही किया है अभी तक मात्र 1 मिलियन का। 1 मिलियन ही ऑर्गेनिज्म है जिसको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। ठीक है, मतलब 10%, 90% ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग को पता नहीं है। अब 1 मिलियन भी तो कोई छोटी संख्या नहीं होती है। 1 मिलियन भी यदि हम आपको 100 ऑर्गेनिज्म ही दे दें तो 100 ऑर्गेनिज्म में ही आइडेंटिफाई करने के लिए कहे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो बहुत सारे, इतनी डाइवर्सिटी थी कि और उनके बारे में जानना भी है, स्टडी भी करना है। तो कैसे स्टडी करेंगे? अब आपको हम ऐसा करें कि 1 मिलियन पेयर ऑफ शूज़ दे दें और कहें कि आप इसके बारे में बताइए हमें, तो आप पहले, आपका पहला स्टेप क्या होगा? आप यही करेंगे ना कि जो शूज़ है उसको अरेंज करेंगे, एक तरह से रखेंगे, कोई रैक में रखेंगे या फिर ऐसे अरेंज करेंगे जिससे स्टडी करने में आसान हो। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। जैसे लाल कलर का शूज़ है तो एक तरफ रख लिए, या काला कलर का शूज़ है उसको एक तरफ कर लिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि फॉर्मल शूज़ को अलग रखेंगे, कैजुअल शूज़ को अलग रखेंगे। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करके आप उसको अरेंज करेंगे। तो कोई एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आप निकालेंगे, ठीक है, गुण जिसको बोला जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो आपने निकाला। अब वो कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होना चाहिए कि कॉमन होना चाहिए। तो जब आप अरेंज कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या होती है, आसानी होती है चीज़ों को स्टडी करने में। जैसे रेड कलर का शूज़ है तो एक तरफ रेड कलर का शूज़ कर दिए, ब्लैक कलर का शूज़ है तो ब्लैक कलर का शूज़ कर दिए। तो उसी तरह था आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इतने सारे थे। अब इतने सारे होने के बाद उनको स्टडी करने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो उनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इस तरह से रखना पड़ेगा जहाँ पे हम उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को जान सकें। तो इसकी जो आप कह सकते हैं कि कैटेगराइजेशन की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। बहुत पहले तो एरिस्टोटल, जिनको अरस्तू भी कहा जाता है, एरिस्टोटल ने ही इसका कर दिया था। इन्होंने बोला था कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं या 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक लैंड, उनके हैबिटेट के आधार पे, ठीक है, लैंड, वाटर और एयर। जो लैंड पर रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं और जो एयर में रहते हैं। ठीक है, इन्होंने तो कैटेगराइज किया, लेकिन ये था सिंपल बट था कंफ्यूजिंग। क्योंकि यदि आप लैंड पर ही बात करें तो लैंड पे इतने सारे, मतलब एक चींटी से लेके, एक बैक्टीरिया से लेके हाथी तक यहीं लैंड पे ही रहते हैं। अब ऐसे में उनके कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल साबित हो सकता था। तो एरिस्टोटल को आधार माना जाता है कि इन्होंने कैटेगराइज करने की कोशिश किया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा और लोग कैटेगराइज करने की कोशिश किए, और ऐसे करते करते क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक निकालना। अब कैटेगराइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करना। तो बहुत सारे लोगों ने नए नए कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई किया। उसमें से था एक आपका सेल, सेल किस तरह का सेल से बना हुआ है। उसके बाद था फूड डिपेंडेंसी, मतलब वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, हेट्रोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक हैं। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, छोटा है, बड़ा है, कैसा है उसका डिफरेंशिएशन, कैसा है बॉडी स्ट्रक्चर का। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई किए गए आपको अरेंजमेंट के लिए उनका। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन था, इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन को इसलिए भी आधार माना जाता है कि यदि आपसे पूछे कि कैटेगराइज करने के लिए, तो आप सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर ही देखेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, छोटा है, बड़ा है। तो स्ट्रक्चर में एक रोल होता है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आप जानेंगे तो बिग बैंग से आपका अर्थ का निर्माण हुआ था। उसके टाइम के बाद फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इस धरती पे आए थे, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो
एक छोटा सा एकदम सिंपल स्ट्रक्चर रहा होगा, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर से धीरे धीरे बढ़ा, खुद अर्थ एक सिंपल स्ट्रक्चर था। बिग बैंग थ्योरी क्या था, एक हाईली डेंस पॉइंट था, उसी से तो पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो उसमें आप सोच सकते हैं कि जब जीव बना होगा तो वो बहुत ही सिंपल रहा होगा, धीरे धीरे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसका डिफ्रेंशिएशन होता गया और नए नए चीज़ें जुड़ते गए, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। और इसी का एक किताब लिखे थे चार्ल्स डार्विन, जो बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये चीज़ उन्होंने बताया था, ठीक है। तो हम लोग जब कैटेगराइजेशन करते हैं उसमें इवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देख सकते हैं सिंपल प्रिमिटिव, जो सिंप्लिसिटी से कैसे कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। अब इसमें क्या है, सिंपल को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव या लोअर बोल सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स को एडवांस या हायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी कैटेगराइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये। अब बहुत सारे इंटरेस्ट हुआ बहुत सारे लोगों का कि इसको कैटेगराइज करें, तो अपना अपना सभी ने थ्योरी दिया। जैसे हेकल थे, हेकल ने 3 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हायरार्की जो है वो किंगडम फाइलम वाला वो हम लोग देख लेंगे। तो हेकल 3 किंगडम्स का थ्योरी दिए थे, ठीक है। उसके बाद विटेकर थे, विटेकर ने 5 किंगडम का दिया थ्योरी। कुपलैंड 4 किंगडम का थ्योरी दिया, और कार्ल वुज 6 किंगडम का थ्योरी दिया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 6 किंगडम का थ्योरी किसने दिया था, कार्ल वुज दिए थे। वही 3 किंगडम का पूछ देगा तो हैकल दिए थे। 5 किंगडम का कैटेगराइजेशन कौन किया था, तो विटेकर किए थे। तो आप रॉबर्ट विटेकर, तो इस तरह से आप याद करना होगा आपको ये सब। तो ये हो गया। तो 5 कैटेगरीज में जो बांटे थे विटेकर, तो इनका बहुत फेमस हुआ ये माना जाता है, और इसी को हम लोग को स्टडी करना है। तो विटेकर का 5 किंगडम क्या क्या था, तो वो हम लोग देखेंगे। तो विटेकर ने जो 5 किंगडम में कैटेगराइज किया था, उसमें था आपका फर्स्ट हम लोग देखेंगे मोनेरा, ठीक है। सेकंड था आपका प्रोटिस्टा, थर्ड था आपका फंजाई, और फोर्थ था आपका प्लांटी, और फिफ्थ था एनिमेलिया, ठीक है। प्लांटी एनिमेलिया मतलब प्लांट और एनिमल, और ये मोनेरा और ये प्रोटिस्टा। तो हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने बताया था कि आप शूज़ को अरेंज करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से आइडेंटिफाइड हुए थे, तो उस टाइम पे सेल हुए थे। सेल के बाद आपका बॉडी स्ट्रक्चर हुआ था। उसके बाद आपका न्यूट्रिशन कैसा था, उसका सेल्फ डिपेंडेंट था या हाइड्रोट्रॉफिक था। तो इस तरह से तो हम लोग उसी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर कैटेगराइज करेंगे। तो फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें आपसे कि सेल स्ट्रक्चर में यदि हम कैरेक्टरिस्टिक रखें तो सेल स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है। तो सेल या तो प्रोकार्योट्स हो तक का, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि या तो प्रोकार्योट्स हो सकता है या यूकार्योटिक हो सकता है। दो ही टाइप के तो सेल होते हैं, प्रोकार्योटिक जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, और यूकार्योटिक जो एडवांस लेवल के होते हैं। वेल डिफ्रेंशिएटेड इनका ऑर्गेनल्स होता है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो सकता है, या तो वो सेल्फ होंगे या डिपेंडेंट होंगे। तो सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो ऑटोट्रॉफ होगा, और डिपेंडेंट होंगे तो हेट्रोट्रॉफ होगा। जैसे ह्यूमन की बात कर ले तो ह्यूमन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। वही प्लांट्स की बात कर ले तो प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेगमेंटेशन होता है, सिमेट्रिकल होता है, असिमेट्रिकल होता है। मतलब ऐसा हो कि उनका डिफरेंशिएशन कैसा है बॉडी ऑर्गन्स का, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई किए, एक सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप रेड कलर का या फॉर्मल और कैजुअल आइडेंटिफाई किए थे, ठीक है। तो उसी के आधार पे हम जो 5 किंगडम था उसी को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है मोनेरा। तो मोनेरा में क्या बोले इन्होंने, विटेकर साहब ने, उन्होंने बोला कि जो सेल है वो प्रोकार्योटिक टाइप का होगा, प्रोकार्योटिक और यूनिसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना होगा, ठीक है। वही इसका न्यूट्रिशन मोड होगा। 3 ही कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, और 3 ही कैरेक्टरिस्टिक पे हमें कैटेगराइज करना है। तो सेल के बारे में फर्स्ट है, तो सेल मोनेरा का कौन सा होगा, प्रोकार्योटिक। मोनेरा मतलब अब जैसे जैसे इनका किंगडम भी जो आपका देखेंगे 5 टाइप का, तो ये धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर जाता रहेगा, ठीक है। तो मोनेरा में आप देखेंगे कि कौन से टाइप का सेल पाया जाता है, प्रोकार्योटिक सेल होता है। और एकमात्र है जो प्रोकार्योटिक सेल का होता है। बाकी आप यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी या एनिमेलिया में, तो सारे आपको यूकार्योटिक सेल मिलेंगे।
तो आपका मोनेरा में प्रोकैरियोटिक हो गया। न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है, या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या हेटरोट्रॉफिक हो सकता है। और बॉडी डिजाइन में कैसा हो सकता है, तो बॉडी डिजाइन में इसके ऊपर सेल वॉल भी हो सकते हैं और सेल वॉल नहीं भी हो सकते हैं। हम लोग पढ़े थे कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, बट ऐसा नहीं है, प्लांट सेल में नहीं, कुछ कुछ मोनेरा जो होते हैं बैक्टीरिया उनके ऊपर भी सेल वॉल पाए जाते हैं, यहाँ तक कि फंजाई पे भी सेल वॉल पाए जाते हैं। चीटिन बोला जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आपका हम लोग 3 आइडेंटिफाई किए और तीनों पे देख लिए कि मोनेरा का क्या क्या गुण है, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो एक बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के बाद एनाबेना, इसको साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगाई भी बोला जाता है। तो ये आपका मोनेरा हो गया। अब बैक्टीरिया का पता होगा कि प्रोकैरियोट से बने होते हैं, इनका इनका यूनिसेलुलर होता है, क्रोमोसोम भी एक होता है, पिछले चैप्टर में मैंने बता रखा है एनसीईआरटी। ठीक है, और एना बेना होता है, और उसके बाद इसको साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोटिस्टा के बारे में। अब प्रोटिस्टा जैसे ही आएगा तो प्रोटिस्टा से आप याद करने के लिए मन में रख सकते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर है और उसके बाद यूकार्योटिक सेल से बना हुआ है। तो हम लोग 3 आइडेंटिफाई किए थे, तीनों पे इस पे देखेंगे क्या क्या इसका गुण है। तो ये जो सेल स्ट्रक्चर है या यूकार्योटिक है, ठीक है, और यूनिसेलुलर है, मतलब ये भी एक सेल से ही बना हुआ है। जैसे मोनेरा एक सेल से बना हुआ था और ये प्रोटिस्टा भी एक ही सेल से बना हुआ है। ठीक है, न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या हेटरोट्रॉफिक हो सकता है। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक का मतलब ही है कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑटोट्रॉफ मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। और बॉडी स्ट्रक्चर, ये बॉडी इनका शेप चेंज होते रहता है। अमीबा के बारे में आप पढ़े होंगे, अमीबा भी आपका एक प्रोटिस्टा में ही आता है। तो ये अपना बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल्स, जैसे प्रोटोजोआ मैंने बताया, प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआ, अलगाई और डायटम्स। डायटम्स आप ओशियन में, समुद्र में रहता है, और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डायटम्स कहा जाता है। अलगाई, अलगाई अब देखिए कि ब्लू ग्रीन अलगाई आपका मोनेरा में पाया जाता है, यहाँ पे अलगाई आपका प्रोटिस्टा में पाया। तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं अलगाई और ब्लू ग्रीन अलगाई में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो ब्लू ग्रीन अलगाई या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो ब्लू ग्रीन अलगाई को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन अलगाई ना, ब्लू ग्रीन अलगाई जो है ये एक बैक्टीरिया है, ये अलगाई नहीं है। ब्लू ग्रीन अलगाई ये अलगाई नहीं है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है, बस इसके ऊपर क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और इसका जो कलर है वो ब्लू है। बस इतना ही कैरेक्टरिस्टिक है, इसके वजह से है बैक्टीरिया, लेकिन ये कलर होने के कारण, कलरफुल होने के कारण और फोटोसिंथेसिस करने के कारण इसको ब्लू ग्रीन अलगाई कह दिया गया। ठीक है, और अलगाई तो अलगाई होता ही है। तो ये आपका प्रोटिस्टा में आता है, अलगाई क्या है, प्रोटिस्टा में आता है, और ब्लू ब्लू ग्रीन अलगाई जो है आपका मोनेरा में आता है। अब हम लोग थर्ड किंगडम के बारे में बात करेंगे, फंजाई। तो फंजाई में पहले सेल पे 3 था हमारा कैरेक्टरिस्टिक। सेल, तो सेल ये मल्टी सेलुलर होता है। न्यूट्रिशन, ये हमेशा हेटरोट्रॉफ होता है। और बॉडी, तो बॉडी के ऊपर इनके सेल वॉल भी मिलते हैं, और इन सेल वॉल को क्या बोला जाता है, चिटिन बोला जाता है। और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो फंजाई के ऊपर हार्ड सेल पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो चिटिन बोला जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ईस्ट हो गए, मशरूम हो गए, पेनिसिलिन हो गए, मोल्ड हो गए, ये सब सारा फंजाई का एग्जाम्पल है। तो आप देख लीजिए एग्जाम्पल इसका। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें एक आता है कि फंजाई और ब्लू ग्रीन अलगाई। तो ब्लू ग्रीन अलगाई के बारे में हम लोग पढ़े अभी, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, और फंजाई मिल के एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, उसको लाइकेन कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक था हमारा। तो प्लांट में पहले सेल में देखेंगे, तो सेल में ये मल्टी सेलुलर होते हैं। न्यूट्रिशन, तो प्लांट हमेशा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और बॉडी स्ट्रक्चर तो बहुत सारा होता है प्लांट्स का। आप देखेंगे धनिया के पौधा से लेके बरगद और पीपल के पेड़ तक, तो कितने कितने डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है इनके स्ट्रक्चर में। तो और धनिया से भी नीचे चले जाइए तो मोस होता है, फर्न होता है, तो उससे लेके आप साइकस, जो रेडवुड होता है सबसे टॉलेस्ट ट्री, वहाँ तक का कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट। और उसके बाद एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमेलिया, एनिमल भी मल्टी सेलुलर, तो एनिमल जो है वो भी मल्टी सेलुलर है। आप देख सकते हैं ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया या क्रो हो गया, तो वो भी मल्टी
सेलुलर है। उसके बाद न्यूट्रिशन ये हमेशा हेटेरोट्रॉफ होते हैं, और बॉडी स्ट्रक्चर इनका भी डाइवर्स है। तो अब तो ये हमारा मोटा मोटी कैटेगराइजेशन था, मतलब रेड। अब उसके अंदर और हम लोग डीप में जाएंगे, थोड़ा और कैटेगराइज करेंगे, तो ये जो डाइवर्सिटी मिल रहा है ना, अब हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे तो ये डाइवर्सिटी को भी हम लोग नया ग्रुप बना लेंगे कि डाइवर्सिटी में भी क्या क्या है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, किसके अंदर टिश्यूज़ हैं, किसके अंदर डिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ हैं, किसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस तरह से हम लोग इसको भी कैटेगराइज करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो एनसीईआरटी का दे रखा था उसी का मैंने ले लिया है। तो एक फिनिश होने के बाद, जैसे ही नोट्स फिनिश होता है, तो उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी भी एक क्विक ग्लांस देखेंगे कि क्या क्या उसमें है। और उसके बाद हम लोग अब प्लांट्स के बारे में देखेंगे। तो प्लांट्स में आपको पता होगा कि एक छोटा बिंदु से लेके साइकस पेड़ जो है, रेडवुड पेड़ है, वहाँ तक की डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये इसको मोस वगैरह भी हम लोग कह सकते हैं। तो साइज स्ट्रक्चर के आधार पे, टिश्यूज़ के आधार पे, और सीड में फ्लावर्स और सीड कैसे कैसे, तो ये सब कैटेगराइज हम लोग करेंगे प्लांट्स को। तो प्लांट्स को जब सब कैटेगराइज करेंगे तो देखेंगे कि कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। थैला जैसा बना हुआ है, मतलब सब चीज़ एक ही चीज़ में, या फिर वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ हैं, जैसे टिश्यू जाइलम फ्लोएम, ये सब हैं या नहीं है। तो जो कैटेगराइज किया गया है वो एक थैलोफाइटा, मतलब सब कुछ एक ही में, कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं मिलेगा इसमें, थैला की तरह बिल्कुल। उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, और उसके बाद फेनरोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैटेगराइजेशन हो गया। तो थैलोफाइटा का एक ओवरव्यू दे दे तो थैलोफाइटा मतलब हो गया कि इसमें कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं मिलेगा, ना आपको टिश्यूज मिलेंगे, कुछ भी नहीं, एकदम से बिंदु के आकार का रहेगा। ब्रायोफाइटा में हो गया कि थोड़ा थोड़ा आपको कुछ कुछ मिलेंगे। टेरिडोफाइटा में मतलब टिश्यूज बिल्कुल आपको रिकॉग्निजेबल होंगे, टिश्यूज मिलेंगे। उसके बाद फेनरोग्राम्स में होता है कि अब ये इनका प्रोडक्टिव पार्ट्स भी निकल आता है। ये सब में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं रहते हैं, क्योंकि इतने छोटे हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैसे रहेंगे, मतलब इनका खुद साइज के अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इनके टिश्यूज नहीं है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते हैं। इसी कारण इनको क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। क्रिप्टोगैम्स मतलब क्रिप्ट मतलब छुपा हुआ, और गैम्स मतलब गेमेट्स। तो आप छुपा हुआ क्रिप्टो और गैम्स, अब वही जब फेनरोगैम्स के बारे में बात करेंगे तो इनको फेनरोगैम्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फूल से, इनका गैमेट्स जो तैयार होता है फूल से तैयार होता है, तो इसलिए फेनरोगैम्स भी इनको कहते हैं। तो इसके फेनरोगैम्स में भी वो आपका आएगा, एक एंजियोस्पर्म होता है, एक जिम्नोस्पर्म होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट आप देख लीजिए थैलोफाइटा कैसा होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्रिप्टोगैम्स हो गए, और फेनरोग्राम्स में आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हो गया। तो यहाँ पे आप दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं आपका थैलोफाइटा एल्गाई के रूप में हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ब्रायोफाइटा मोस, लीवर ओट्स, और उसके बाद आपका टेरिडोफाइटा फैन हो गया, और उसके बाद आपका जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। तो ये प्लांट्स के सब कैटेगराइजेशन थे। ठीक है, तो मोस या लीवर वर्ड पूछा जाए तो किस में आते हैं, तो ब्रायोफाइटा में आते हैं। अलगाई किस में आते हैं, तो थैलोफाइटा में आते हैं। ये टेरिडोफाइटा पूछा जाए, टेरिडोफाइटा में क्या आते हैं, तो फर्न्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्न्स में कुछ कुछ आपको डिफ्रेंशिएशन दिखाई पड़ रहा है। वहीं पे अलगाई में देखिए और मोस में देखिए, तो ये इतने छोटे हैं कि इसमें कुछ भी आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ये देख लिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा का एग्जांपल देख लिए। अब हम लोग फेनरोग्राम्स में पढ़ेंगे। तो फेनरोग्राम्स में आपका एक होता है कि फेनरोग्राम्स में कि जैसे ही फूल है, फूल से डायरेक्ट फल बन जाएगा, या फिर फूल से डायरेक्ट सीड बन जाएगा। ठीक है, सीड बनेगा तो हम लोग उसको जिम्नोस्पर्म कहेंगे, और यदि फ्रूट बनता है तो एंजियोस्पर्म कहेंगे। या याद करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जो लोग जिम करते हैं ना, वो देखते हैं कि बहुत जगह पे नेक्ड हो जाएंगे, मतलब अपना टी शर्ट उतार देते हैं, तो जिम्नोस्पर्म मतलब नेक्ड सीड। तो नेक्ड सीड जिसमें आएगा तो जिम्नोस्पर्म, मतलब जिम करने वाले लोग होते हैं तो हमेशा बॉडी अपना शोकेस करते रहते हैं, तो वैसा ही है, याद करने के लिए बस है। तो नेक्ड सीड के बारे में आएगा तो वहाँ पे आपको जिम्नोस्पर्म होगा, और जहाँ पे फ्रूट से सीड ढका हुआ है तो वो आपका एंजियोस्पर्म आता है। तो एंजियोस्पर्म आप देख सकते हैं कि जो ओवेरी होता है वो फ्रूट का रूप ले लेता है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है। और जबकि एंजियोस्पर्म में ऐसा, और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि डायरेक्ट जो आपका ओव्यूल है वो डायरेक्ट सीड बन जाएगा, फ्रूट नहीं बनेगा। अब वैसे बहुत सारे जैसे देवदार, पाइन्स वगैरह जो ट्रीज हैं, ये डायरेक्ट इसमें सीड मिलेगा आपको, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। और बाकी आसपास जितने सारे आप
पेड़ पौधे देखते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वहाँ पे आपको एंजियोस्पर्म ही दिखाई देगा, वहाँ पे आपको फ्रूट्स के अंदर ही सीड्स दिखाई देगा। आसपास में कौन कौन से पेड़ होते हैं, जैसे बरगद होता है, पीपल होता है, तो ये सब एंजियोस्पर्म है। इसमें जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट के अंदर ही बीज होता है, सीड होता है। चाहे शीशम का पेड़ ले लीजिए या फिर आप आम का पेड़ ले लीजिए, अमरूद का ले लीजिए, तो सीड जो है फ्रूट के अंदर होते हैं। वहीं जब आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, डायरेक्ट आपको सीड दिखाई देगा, मतलब फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद डायरेक्ट सीड बन जाता है फ्लावर से, और इसमें फ्लावर से क्या बनता है, आपका फ्रूट बनता है। तो ये आपका था एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और सबसे ज़्यादा पेड़ किसके मिलेंगे, पौधे, वो एंजियोस्पर्म के मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म दिखाई नहीं पड़ेगा, आप आसपास में ढूंढेंगे तो जिम्नोस्पर्म बहुत कम दिखाई पड़ेंगे। तो ये आपका फेंड्रोगैम्स था। फेंड्रोगैम्स मतलब इसका गैमेट्स जो है फ्लावर से तैयार होता है, वही इस क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, क्योंकि इसके जो गैमेट्स हैं वो छुपे हुए रहते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा। तो ये कंसेप्चुअल था, ये फिनिश हो गया। अभी इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, जो साइकिल होता है कैसे कैसे तैयार होता है, ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से करा रखा है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्लावर होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये धीरे 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 आप देखेंगे कि जो ओव्यूल्स था वो सीड बन जाता है, और ओवेरी जो है वो फ्रूट बन जाता है। वही आप जब जिम्नोस्पर्म में देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट्स रहेगा, सीड आपको सीधा दिखाई देगा, नेक्ट सीड दिखाई देगा। इसके एग्जांपल हैं पाइन्स, देवदार और साइकस। अब इसको भी, इसके अंदर भी जाए ना जिम्नोस्पर्म में भी, तो जिम्नोस्पर्म में भी हम इसको सब कैटेगराइज कर सकते हैं। वो कैसे, वो मोनोकोट और डाइकोट में। मोनोकोट मतलब इनका जो सीड होता है वो सीड आपका एक एक उससे बना होगा, एक टुकड़ा से बना होगा। वही यदि दो टुकड़ा से बना होगा तो उसको डाइकोट कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल आप चावल देखे हैं, चावल में एक सीड होता है, दो सीड होता है, तो ऑब्वियस एक सीड होता है। वहीं आप वीट, गेहूँ, गेहूँ का जो वो सीड होता है वो एक ही तो होता है। और वहीं अब चना की बात करें तो चना के जो इन्वेलप है उसके अंदर दो दो टाइप का दो टुकड़ा मिलेगा आपको, तो वो डाइकोट होता है। और वही आपका जो वीट और राइस है वो आपका मोनोकोट हो गया। और मोनोकोट होने के कारण पता है इनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। इनके वेनेसन, जो लीफ का वेनेसन है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से करा रखा है, क्लास 6 या 7 के एनसीईआरटी में। तो वेनेसन का जो है ना ये पैरेलल होता है। जो मोनोकोट हैं उनके वेनेसन पैरेलल मिलेंगे, मतलब इनका जो पत्ता है, पत्ता में जो इनका पत्ता का कह सकते हैं लकीर, पत्ता में लकीर वो जो है पैरेलल मिलेगा। और इनके जो लीफ हैं, लीफ का जो लकीर है वो आपका रेटिकुलम मिलेगा, मतलब 90 डिग्री पे मिल सकता है। तो ये डिफरेंशिएशन आ जाता है डाइकोट और मोनोकोट में। तो एंजियोस्पर्म को भी हम लोग डिफ्रेंशिएट सब कैटेगराइज कर सकते हैं मोनोकोट और डाइकोट में। इसके एग्जांपल्स हैं डाइकोट्स के, जैसे ग्राम हो गया, पीज हो गया। वही मोनोकोट्स के वीट हो गया, राइस हो गया। तो ये आपके मोनोकोट्स हो गए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में भी देख रहे थे कि इनका जो स्ट्रक्चर था वो डाइवर्स था। तो डाइवर्स स्ट्रक्चर होने के बाद जैसे यहाँ पे आप सिंपल से देख सकते हैं कि एनिमल में छोटा सा एनिमल चींटी से लेके ब्लू व्हेल तक, ब्लू व्हेल देखिए कितना बड़ा है, यहाँ तक इतनी डाइवर्सिटी मिल रही है। तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग जब एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे तो एनिमेलिया को जब सब सब कैटेगराइज करते हैं ना, तो सबसे मुश्किल काम होता है इनकी कैटेगरी का नाम याद रखना। जैसे पोरीफेरा, कोलेंट्रेटा, या फिर आप प्लेंटी हेलमेंथाइसेस, या फिर नेमाटोड या एनेलिडा। तो ये सब याद करना पड़ेगा। आप कम से कम 10 बार मेरे साथ बोलेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। पोरीफेरा, कोलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथाइसेस, नेमाटोड्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इग्नियोडर्मेटा और प्रोटोकोडटा और वर्टेब्रा। तो ये आपको 10 बार कम से कम बोलना है, तब याद होगा। पोरीफेरा, कोलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थाइसेस, नेमाटोड, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इग्नियोडर्मेटा और प्रोटोकोडटा और वर्टेब्रा। तो ये टोटल कैटेगरी बनाया गया है। अब कैटेगरी बनाया गया तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेके बनाया गया होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इनके स्ट्रक्चर थे, बॉडी सेगमेंटेशन था। तो इस तरह से इनको सब कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें क्या क्या था। तो बॉडी सेगमेंटेड है, नहीं सेगमेंटेड है, इस पे सेल के लेयर्स कितने हैं, जितने लेयर्स होते हैं उतना उनका बॉडी में डिफरेंशिएशन पाया जाता है। जैसे 2 लेयर है तो डाइप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, 3 लेयर है तो ट्राइपोब्लास्टिक कहा जाता है। अब जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, कोलेंट्रेटा जो है, कोलेंट्रेटा आपका डाइप्लोब्लास्टिक है। वही प्लेटीहेलमिन्थाइसिस आपका आपका ट्राइपोब्लास्टिक मिलेगा। तो जैसे जैसे इसमें भी जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पोरीफेरा से शुरू करेंगे। तो पोरीफेरा स्पॉन्ज टाइप का होता है। स्पॉन्ज बोले तो
चारों तरफ से छिद्र रहेगा और उसमें इसका जो खाना वाना है सब कुछ पानी आता है, पानी निकलता है, उसी से ये लोग भोजन वोजन करते हैं। आप जैसे खोखड़ देखे होंगे, खोखड़ यदि गांव से बिलोंग करते होंगे तो खोखड़ के बारे में, तो खोखड़ जो रहता है तो उस तरह से वो चारों तरफ से उसका छिद्र छिद्र मिलेगा, तो उससे पानी आएगा जाएगा और इसी से इनका भोजन चलता है। तो इनका क्या था, अब हम लोग देखेंगे कि छोटा से लेके बड़ा कॉम्प्लेक्स तक इनके बहुत सारे ऑर्गन डिफरेंशिएशन मिलते हैं। अब इसमें स्पेस, अब हम लोग बात कर रहे थे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो ये जो छोटा है, बहुत छोटा एनिमल है, छोटा एनिमल के बीच में कुछ स्पेस है ही नहीं, तो कैविटी नहीं मिलता है। कैविटी मतलब इनके बॉडी के अंदर कुछ जगह जहाँ पे कुछ ऑर्गन्स रह सकते हैं। तो जो छोटा, बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, तो उसके अंदर अंदर कोई कैविटी नहीं मिलेगा। कैविटी या कॉलम बोल सकते हैं आपको, ठीक है, कॉलम भी बोल सकते हैं, कैविटी भी बोल सकते हैं। तो पोरिफेरा और कोलेंट्रेटा इतना छोटा होता है, इस तरह का होता है कि इसके बीच कोई कैविटी नहीं मिलेगा, नो कॉलम मिलेगा। कैविटी मतलब स्पेस, और स्पेस मतलब कॉलम भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। वहीं आप जैसे नेमाटोड में देखेंगे तो नेमाटोड में आपको स्यूडो कॉलम मतलब है, लेकिन वो स्यूडो कॉलम के रूप में है। वही ट्रू कॉलम आपका मिलेगा एनेलिडा में, ठीक है, एनेलिडा से शुरू हो जाता है ट्रू कॉलम मिलना। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक था। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से हम लोग पढ़ें। तो पहला पोरिफेरा था, निडेरिया या कोलेंट्रेटा बोल सकते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थाइसिस या मोलस्का, एनेलिडा, नेमाटोड, आर्थ्रोपोडा, इग्न्यूडर्मिटा और प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या है? कॉर्डेटा यहाँ से जब शुरू करेंगे प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा से, तो यहाँ पे बैकबोन मिलना शुरू हो जाएगा। प्रोटोकॉर्डेटा में बैकबोन नहीं रहेगा, इसमें बैकबोन नहीं रहेगा, बैकबोन वर्टेब्रा में आ जाता है। ये कॉर्डेटा मतलब हो गया कि बैकबोन में एक सपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाता है, यहाँ से मिलना सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, उसको नोटोकॉर्ड बोला जाता है। तो नोटोकॉर्ड जहाँ से मिलना शुरू कर हो जाता है उसे हम लोग कॉर्डेटा बोलते हैं। वही नोटोकॉर्ड थोड़ा सा और डेवलप होता है तो वही बन जाता है बैकबोन, और बैकबोन जहाँ से मिलता है वो वर्टेब्रा कहा जाता है उसको, ठीक है। तो ये आपका एनिमल का कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन होता है। इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे पोरीफेरा में इसका स्पॉन्ज आता है आपका, निडेरिया में आपका या निडेरिया कहें या कोलेंट्रेटा कहें, तो इसमें हाइड्रा, जेलीफिश या कोरल, सबसे ज़्यादा जेलीफिश के बारे में पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन डायरेक्ट होता है कि जेलीफिश कौन से कैटेगरी में आता है, आपको एग्जाम्पल ऑप्शन दे देगा पोरीफेरा, मोलस्का, एनेलिडा और निडेरिया। तो एनेलिडा और निडेरिया में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, तो आप पढ़े रहेंगे निडेरिया या कोलेंट्रेटा जेलीफिश आता है तो आप ऑब्वियस कर पाएंगे। तो हाइड्रा, कोरल और जेलीफिश आपका किस में आता है? निडेरिया या कोलेंट्रेटा में आता है। प्लेटीहेल्मिन्थाइसिस, तो आपको याद करने में ये मुश्किल होगा, प्लेटीहेल्मिन्थाइसिस। तो प्लेट प्लेट होता है ना चिपका टाइप का, तो प्लेट जैसे रहेगा तो फ्लैट या टेप, टेप कैसा होता है? टेप आप देखे होंगे इंची टेप जैसा होता है, तो भी फ्लैट होता है इस तरह से। तो ये इस तरह से जो फ्लैट दिख रहा है तो ये प्लेट की तरह ही होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थाइसिस में जो फ्लैट वर्म हो गया या फिर टेप वर्म हो गया, तो ये प्लेटी, लीवर फ्लूक भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये सब जो है फ्लैट टाइप का होता है ऑर्गेनिज्म, तो इसी कारण इसको प्लेटीहेल्मिन्थाइसिस कहा जाता है। मोलस्का, मोलस्का इसका एक बहुत चिकना टाइप का रहेगा, जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आप देखे होंगे तो बहुत चिकना इनका सरफेस होता है, तो इसी कारण इसको मोलस्का कहा जाता है। ऑक्टोपस हो गया, स्नेल हो गया, मोलस्का में आएगा। एनेलिडा, एनेलिडा मतलब चिपचिपा करके जो आपका लीच हो गया, जिसको जोक भी बोला जाता है, या फिर अर्थवर्म हो गया, तो सब एनेलिडा में आते हैं। नेमाटोड, आपका नेमाटोड से फाइलेरिया बीमारी होता है, पढ़े होंगे आप, स्कैरिसिस करके होता है, तो स्कैरिसिस आपका नेमाटोड में आ जाएगा। वहीं अर्थ्रोपोडा में, अर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा यदि एनिमिलिया में ग्रुप पूछा जाए तो अर्थ्रोपोडा का है। इसमें आपका जो जॉइंटेड लेग्स, इनका एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो लो लेग्स है वो लगेगा कि जॉइंट किया हुआ है। जितने सारे इंसेक्ट या आप फुनगी कह सकते हैं, फतिंगा कह सकते हैं, तो फतिंगा वगैरह जो रहते हैं वो आपके अर्थ्रोपोडा में आ जाता है। तो प्राउंस, झींगा मछली भी बोला जाता है इसको, प्राउंस जो मछली मतलब बोला जाता है कि झींगा मछली है, लेकिन ये आता है आपका अर्थ्रोपोडा में, ठीक है। स्पाइडर हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, ये सब आपके अर्थ्रोपोडा में आएंगे। वहीं इग्नियोडर्मेटा जो है आपका, इसमें सबसे फेमस है स्टारफिश, और एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है स्टारफिश कौन से ग्रुप में है, तो इग्नियोडर्मेटा में आपका स्टारफिश आ जाएगा। वही कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में आपका कॉर्डेटा ही कैटेगराइज हो जाता है वर्टेब्रा में, तो ये आपका फिश, फ्रॉग, बर्ड्स, ह्यूमन सब कुछ आपका कॉर्डेटा में आ जाएगा।
ठीक है, इतना था। अब हम लोग कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉर्डेटा का मतलब क्या है? कॉर्डेटा का मतलब हो गया कि एक सपोर्ट सिस्टम, बैकबोन में एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। जैसे हम लोग बैकबोन बोलते हैं वर्टेब्रा में, तो नोटोकॉर्ड बोला जाता है उसको। नोटोकॉर्ड मतलब बैकबोन के टाइप का ही एक सपोर्ट सिस्टम हो गया, रॉड लाइक सपोर्ट। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान के चलिए कोई जीव है और इसके पीछे एक बैकबोन टाइप का है सपोर्ट सिस्टम, तो इसको हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं। वही बैकबोन डेवलप्ड हो जाता है तो यहाँ से वर्टेब्रा कहलाता है। और वर्टेब्रा कहलाएगा तो वर्टेब्रा में भी बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे। आपका पीसेज आ जाएगा, एम्फीबियंस आएगा, रेप्टिलिया आएगा, एप्स आएगा, मैमेलिया आएगा। पीसेज मतलब फिश, एम्फीबियंस मतलब दोनों जो लैंड पे और वाटर में दोनों में रहते हैं, रेप्टिलिया हो जाता है, एप्स मतलब आपका बर्ड्स हो गया, और मैमेलिया मतलब मैमल्स हो गया। ठीक है, तो ये भी इसको कैटेगराइज करेंगे वर्टेब्रा को। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल, क्या क्या पढ़े। इसके बाद हम लोग अब नोटोकॉर्ड के बाद जो बैकबोन डेवलप हुआ तो वर्टेब्रा, क्योंकि हम लोग जो कैटेगराइजेशन देख रहे हैं इवोल्यूशन के ही आधार पे देख रहे हैं ना, तो कैसे कैसे आप नीचे से ऊपर सारे कैटेगरी में जा रहे होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए नोटोकॉर्ड बना, नोटोकॉर्ड के बाद बैकबोन बन गया, और बैकबोन की कैटेगरी को वर्टेब्रा कहा गया। और वर्टेब्रा में भी हम लोग देखेंगे पीसेज, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया और एप्स और मैमल्स। तो सबसे पहले फिश के बारे में पढ़ेंगे। तो फिश क्या होता है? कार्टिलेज से बना हुआ एक शार्क में आप देख सकते हैं, शार्क कार्टिलेज से बना हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी फिश होते हैं जिनके अंदर बोन पाया जाता है, जैसे रोहू या ट्यूना। तो ये कार्टिलेज और बोन दोनों से बने हुए होते हैं, एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है। उसके बाद इन जो इनके हार्ट चैम्बर्स हैं, मतलब जो हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे ना, यही 3-4 चीज़ देखेंगे। हार्ट वगैरह देखेंगे, कोल्ड ब्लडेड है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, कोल्ड ब्लडेड होता है या वार्म ब्लडेड होता है। तो जो हार्ट होता है इनका 2 चैम्बर्स का होता है। तो हार्ट को याद करने के लिए इतना मुश्किल नहीं है, आप इतना देख सकते हैं कि जिनको सांस लेने की ज़्यादा, एयर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके अंदर ज़्यादा चैम्बर्स रहना ज़रूरी है ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके ब्लड सर्कुलेशन को। तो इसमें जो जिनमें उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, मतलब पानी में भी रह सकते हैं, तो उनके अंदर हार्ट चैम्बर्स कम मिलेंगे आपको। तो जैसे फिश है तो हमेशा तो पानी में रहता है, गिल से ये अपना ब्रीथिंग पूरा करता है, तो इसके अंदर जो हार्ट का चैम्बर है 2 ही मिलेगा। और ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड क्या होता है? तो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में सबसे पहले तो आपका कन्फ्यूजन हो जाता है वो याद करने के बाद भी। तो वार्म ब्लडेड का मतलब होता है ना, जिनका आप याद कर सकते हैं कि ह्यूमन जो है वार्म ब्लडेड है, हमेशा इसका दिमाग वो रहता है, गर्म रहता है। ह्यूमन, बस इतना याद रखिए कि दिमाग गर्म किसका रहता है? ह्यूमन का दिमाग गर्म रहता है। यही सब सभी जगह फैलाते रहते हैं क्यूरियोसिटी। तो जो आपका ह्यूमन है वो वार्म ब्लडेड है, और बाकी और चीज़ें जो हैं कोल्ड ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ह्यूमन का जो टेम्परेचर है वो हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, हमेशा आप देखेंगे 36 पॉइंट कुछ डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, 36.7 या 8 ऐसा ही रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ठंडा में 45 डिग्री चला गया और गर्मी में 20 डिग्री चला गया। वो चाहे मौसम कैसा भी हो, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलेट करना जानते हैं, वो रेगुलेट कर सकते हैं अपने टेम्परेचर को। बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट, गर्मी बहुत ज़्यादा होता है तो हमें पसीना निकलने लगता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। तो बॉडी किसका टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है? वार्म ब्लडेड का जो बॉडी है रेगुलेट कर रहा है। वही कोल्ड ब्लडेड का जो बॉडी है वो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है। वो जैसा इन्वायरमेंट है उसी तरह से उनके बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ता या घटता रहेगा। ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं है। और ह्यूमन क्या है? वार्म ब्लडेड है। तो वार्म ब्लडेड ह्यूमन का दिमाग गर्म होता है, यहाँ से याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो ह्यूमन क्या है? वार्म ब्लडेड है। और ये जो आपका पीसेस हैं वो कोल्ड ब्लडेड है। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या हुआ कि कांट रेगुलेट, मतलब रेगुलेट नहीं कर सकते। यदि गर्म पानी थोड़ा हुआ तो इनका बॉडी का भी टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। और ठंडा पानी के ऐसा ही एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जब सांप होता है ना, स्नेक, स्नेक बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो उसकी बॉडी भी धीरे धीरे हीट करने लगती है। और हीट जब हो जाता है बॉडी, तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, वो अपने आप को खाना शुरू कर देता है, अपने पूंछ को खा जाता है। उस तरह से एक एग्जाम्पल आप कहानी सुने होंगे मेढक का, फ्रॉग का, कि एक फ्रॉग को आप पानी में गर्म करेंगे तो वो अपना बॉडी का टेम्परेचर उसका बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, एडजस्ट करता जाता है। और एक टाइम ऐसा था कि वो उसी में रह जाता है। तो ऐसा एक कहानी है। तो इस पे भी सोच सकते हैं कि जो ये फ्रॉग हो गए या स्नेक हो गए या फिर आपके फिश हो गए, ये सब
कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब इनका बॉडी का टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही चलता रहता है, ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फिश के बारे में था। अब इसके एग्जाम्पल हैं, इसके जो फोटोज वगैरह हैं वो एनसीईआरटी का बुक हम लोग देखेंगे, उसमें कर देख लेंगे। यहाँ पे बस मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ। तो आपका एग्जाम्पल में आपका फिशेस के बारे में बहुत सारे फिश हैं जो एक भूल जाते हैं लोग, सी हॉर्स जो है वो भी फिश ही है। ठीक है, लेकिन कटल फिश ये सब फिश नहीं होते हैं। जैसे स्टार फिश हो गया, जेली फिश, ये सब फॉल्स फिश हैं। ओरिजिनल फिश सी हॉर्स जो है वो फिश ही है एक तरह से, क्योंकि फिश ये गिल से ही ब्रीथिंग करता है। तो हम लोग फिश का पीसेस का पढ़ ली, अब हम लोग एम्फीबियंस का पढ़ेंगे। तो एम्फीबियंस का आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये बोथ लैंड एंड वाटर पे रह सकता है। इसके अंदर थोड़ा सा एम्फीबियंस पानी से बाहर आ रहा है तो थोड़ा और मछली से थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनका 3 चेम्बर दे दिया गया। ये एग्स ले करते हैं और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एम्फीबियंस में आप ले सकते हैं, फ्रॉग को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेप्टिलिया के बारे में आएंगे। तो रेप्टिलिया के भी चैम्बर, जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं 3 चैम्बर्स होते हैं। एक्सेप्शन में आता है आपका क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी आपका रेप्टिलिया में आता है, लेकिन इसके जो हार्ट के चैम्बर हैं वो 4 हार्ट के चैम्बर होते हैं, और ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये होते क्या है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और एग्स ले करते हैं। उसके बाद फिश बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, एब्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑल बर्ड्स इन दिस कैटेगरी, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। एक बर्ड्स और एक मेमेलिया, 2 लोग हैं जो अपना टेम्परेचर कंट्रोल करना जानते हैं, रेगुलेट करना जानते हैं। ठीक है, तो ये वार्म ब्लडेड होता है और ये चार चार चैम्बर्ड होता है इसमें हार्ट। ठीक है, जो अब पक्षी है ये फ्लाई करते हैं तो इनको ब्रीथिंग बहुत तेज़ लेनी पड़ती है, बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनके अंदर 4 हार्ट चैम्बर्स हैं। किसको किसको ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, जो पानी में रह रहे थे। फिश को तो बिल्कुल मतलब कम ज़रूरत पड़ रही थी, तो उसके अंदर 2 चैम्बर। वही एम्फीबियंस जो दोनों पे रह सकते हैं उनको 3 चैम्बर, रेप्टिलिया 3 चैम्बर, और आपका जो बर्ड्स है 4 चैम्बर, और मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर मिलेंगे। ठीक है, तो ये बर्ड्स वाले 4 चैम्बर होंगे, और मैमल्स में आपके वार्म ब्लडेड होता है, ये रेगुलेट कर सकता है, 4 चैम्बर का हार्ट होता है, और लाइव यंग्स को देता है, मतलब बच्चे पैदा करता है। ऐसा ना अंडा ले एग ले नहीं करता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं इसमें, जैसे प्लेटिपस हो गया, एक्नीडा हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है, कौन मैमेलिया में कौन सा ऐसा एक्सेप्शन है जो एग्स ले करता है। मतलब मैमल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं, लेकिन इसी में आपको प्लेटिपस और एक्नीडा एक्सेप्शन मिलेगा जो अंडा देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, प्लेटिपस एक्नीडा यूपीएससी में भी पूछा गया है ये, तो ये एग्स देते हैं। वहीं कंगारू की बात करें तो बोला तो जा रहा है कि बच्चे को जन्म दे रहे हैं, लेकिन कंगारू ऐसा है कि पुअरली डेवलप्ड बच्चा को जन्म देता है। मतलब बच्चा को जन्म दे दिया, लेकिन उसके बाद कंगारू को देखे होंगे कि उनका बैग जैसा होता है पेट के पास, तो उसमें तो बच्चे को डेवलप कराते हैं। तो ये जो इनका जन्म होता है पुअरली डेवलप्ड होता है, मतलब पूरी तरह से मेच्योर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका पुअरली डेवलप्ड होता है कंगारू का। तो 3 एक्सेप्शन याद रखना है आपको, 2 प्लेटिपस और एक्नीडा एग्स ले करते हैं, और कंगारू आपका पुअरली डेवलप्ड यंग्स को जन्म देता है। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे, इवोल्यूशन का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कार्लोस लिनेनियस थे, उन्होंने एक कैटेगराई हायरार्किकल कैटेगराइजेशन किया था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जेनस में, और उसके बाद स्पीसीज आता है। तो इनको इसी कारण इसको फादर ऑफ इनको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किनको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था, तो कार्लोस लिनेनियस को। ये जैसे ही पूछेगा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कार्लोस लिनेनियस को इन्होंने दिया था क्लासिफिकेशन का, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पेसीज में। और इन्होंने एक बुक लिखा था सिस्टमा नेचर, और सिस्टमा नेचर में इन्होंने अरेंज किया था प्लांट्स को इसी के आधार पे, जीनस, स्पेसीज, इस तरह से। और नोमेनक्लेचर के लिए भी इन्होंने बताया था कि यदि हम किसी को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे रहे हैं तो हम लोग 2 का यूज करेंगे, एक जीनस का और एक स्पेसीज का। जैसे आप पेंथेरा टाइग्रिस कहेंगे, या फिर आप होमो सेपियंस कहेंगे, तो होमो आपका जीनस हो गया और सेपियंस आपका स्पेसीज हो गया। पेंथेरा आपका जीनस हो गया और टेग्रिस आपका स्पेसीज हो गया। तो 2 कैटेगरी को लेकर हम लोग क्लासिफिकेशन या उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये भी बताया था किसने, ये बताए थे कार्लोस लिनेनियस ने। इसी के कारण इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसको याद करने के लिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, इसको याद करने का एक वो है, मैं बता देता हूँ। तो आप इसको लिख सकते हैं केपी केपी क्लास ऑफ जीएस, केपी क्लास ऑफ जीएस,
केपी क्लास ऑफ जीएस। ठीक है, तो केपी क्लास ऑफ जीएस याद करेंगे तो के से किंगडम, पी से फाइलम, क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली और जी से जीनस और स्पेसीज। जीनस स्पेसीज तो आपको याद होगा सबसे लास्ट में, और इसी को आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं। तो केपी क्लास ऑफ जीएस तो याद कर लेंगे आप क्लासिफिकेशन का जो था। तो इतना ही ये चैप्टर था टोटल। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी में मूव करेंगे, देखेंगे कुछ छूटा तो नहीं है हमारा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे क्यों ज़रूरी है कि आपका अरेंज करना। उसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल शुरू किए थे। उसके बाद जो इवोल्यूशन का सिद्धांत, कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करना। तो ये सारा जो है कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन मोड होना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं। क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन पे हम लोग चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये सब भी पढ़ लिए। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, कितने सारे डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, 10 मिलियंस, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, इसके बारे में हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स में हम लोग पढ़ लिए कि अर्न्स्ट हैकल कितने कैटेगरीज में डिवाइड किए, रॉबर्ट विटेकर कितने में, कार्ल वुज, ये सब भी हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग ये जो कार्ल वुज थे ना, वो विटेकर का ही क्लासिफिकेशन देखे थे, बस इन्होंने मोनेरा को आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, मोनेरा आपका दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, बस इतना ही है। कार्ल वुज 6 किंगडम का सिद्धांत दिए थे। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ लिए के पी क्लासेज ऑफ जीएस। ठीक है, उसके बाद ब्लू ग्रीन अलगाए, ये आपका मोनेरा का भी हम लोग सारा कुछ पढ़ लिए जो भी स्पेसीज था। उसके बाद प्रोटिस्टा पढ़ लिए, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल भी था अल्गाई, डायटम्स, प्रोटोजोआ। अब ये आप देख सकते हैं अमीबा का, जिसका मैंने बताया था कि बॉडी स्ट्रक्चर में कोई भी शेप में चले जाते हैं, और कोई भी शेप में चले जाते हैं, इनको जब फूड इनगल्फ करना जब रहता है तो एक अपना स्यूडोपोडिया निकालते हैं, मतलब इनका पैर की तरह होता है पकड़ने वाला, लेकिन इसको स्यूडोपोडिया बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पैरामीशियम आपका आ जाता है ये इसी में, प्रोटिस्टा में। उसके बाद आपका यूग्लेना आ जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, फंजाई में देखिए हम लोग फंजाई में क्या करते हैं, तो फंजाई में हम लोग देखें कि सेल वॉल इनका चिटिन का बना होता है। फंजाई में क्या क्या, मशरूम, मोल्ड, ईस्ट, ये सब फंजाई में आता है। उसके बाद प्लांटी में देखें, प्लांटी। उसके बाद एनिमेलिया में देखें, और ये आपका कैटेगराइजेशन है, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, ये सब सारा कुछ तो हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। थैलोफाइटा के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, थैलोफाइटा के बारे में पढ़ने के बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा हो गया, उल्वा हो गया। तो ये सब एग्जांपल आप याद कर सकते हैं। इसको ये सब तो याद करना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा इधर देख सकते हैं। ब्रायोफाइटा के बारे में देख लिए, ब्रायोफाइटा में कौन कौन से एग्जाम्पल थे, फुनेरिया, वर्ड्स जितने थे आपके, मोस, और ये सब जो है ये आपके ब्रायोफाइटा में आता है। और लीवर वर्ड्स आता है आपका टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ लिए। फंड्स होता है, और इसमें आप देखेंगे कि फंड है। उसके बाद हम लोग फेनरो गेम्स के ऊपर चलते हैं। तो ये सब जो क्रिप्टो गेम्स थे, क्रिप्टो गेम्स का तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स था नहीं, तो ये कैसे फिर अपना रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो रिप्रोड्यूस स्पोर से करते हैं। ठीक है, ये स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, बीपीएससी में भी पूछा गया था। तो जैसे फंजाई कैसे करता है रिप्रोडक्शन, स्पोर से करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फेनरो गेम्स के बारे में पढ़े, जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़े। जिम्नोस्पर्म मतलब नेक्ड सीड सीधा है। उसके बाद एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़े, एंजियोस्पर्म को भी सब कैटेगराइज किए हम लोग मोनोकोट और डाइकोट में। अब उसके बाद हम लोग आएंगे एनिमेलिया में। एनिमेलिया में पोरीफेरा पढ़े, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का इसमें साइकॉन, ये सब एग्जांपल, ये सब पूछा नहीं जाता है, हमारे लिए थोड़ा सा ओवर हो जाता है, तो इसलिए ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसके कैरेक्टरिस्टिक को याद कर सकते हैं। इसके बाद कोलेंट्रेटा या निडेरिया के एग्जांपल देखे हम लोग, हाइड्रा, जेलीफिश। उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थाइसिस का एग्जांपल देखे, प्लेनेरियन, या फिर आप लीवर फ्लूक या टेपवॉर्म देखिए, फ्लैट टाइप का जो भी है वो आपका प्लेटीहेलमिन्थाइसिस में प्लेट की तरह है। ठीक है, नेमाटोड के बारे में, स्कैरिसिस के बारे में पढ़े, जो उचेरिया स्कैरिसिस है। उसके बाद हम लोग देखे एनेलिडा, लीच है, नीस है, अर्थवर्म है, ये सब आपका एनेलिडा में आ जाता है। उसके बाद अर्थ्रोपोडा में आपका सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है ये। और लार्जेस्ट ग्रुप में कौन कौन सा है, जिनके ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, जैसे प्राउंस के बारे में पढ़ा हम लोग, स्कॉर्पियन, या फिर आप मॉस्क्यूटो हो गए, मॉस्क्यूटो के बाद आपका बटरफ्लाई। तो ये सब आपके जो हैं ये आ जाएंगे अर्थ्रोपोडा में, और सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। उसके बाद मोलस्का, जिनके सरफेस एकदम से चिकना होता है, ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस के बाद आपका स्नेल हो गया, ये सब आपके मोलस्का में आ जाएंगे। एग्जाम्पल आपको याद करना है। इक्नियोडर्मेटा, आपका इक्नियोडर्मेटा में आपका सबसे ज़रूरी जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है स्टारफिश के बारे में।
तो स्टारफिश आपका इक्नियोडर्मिटा में, और इक्नियोडर्मिटा में आपको याद करना है तो स्टारफिश आप देखेंगे ना तो इस तरह से दिखाई देगा, डर लगेगा आपको। तो इक्नियोडर्मिटा डर, डर मतलब स्टारफिश, तो इक्नियोडर्मिटा में कौन सा आता है, स्टारफिश आता है। जैसे मैंने याद किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद प्रोटोकॉर्डेटा में पढ़े, प्रोटोकॉर्डेटा में मतलब इनका स्यूडो सपोर्ट रहता है, नोटोकॉर्ड जो रहेगा स्यूडो रूप में रहेगा। और उसके बाद वर्टेब्रा में पढ़े कि जो आपका नोटोकॉर्ड था वो अब आपका बन गया बैकबोन, और यहाँ पे नोटोकॉर्ड के बैकबोन बनने के बाद बहुत सारे कैटेगराइजेशन किए गए, उसका भी देखे हम लोग, मैमल्स और ये था एप्स था। तो हम लोग एम्फीबियन के बारे में पढ़े, एम्फीबियन के बाद हम लोग देखे रेप्टिलिया देखे, रेप्टिलिया के बाद हम लोग एप्स देखे, एप्स के बाद मैमल्स देखे हम लोग, मैमल्स के बाद हम लोग कार्लोस लिनेनियस का जो भी कंट्रीब्यूशन था वो सब पढ़ लिए। तो और इन्होंने एक बुक लिखा था सिस्टम ऑफ नेचर, ये भी हम लोग देख लिए। तो इस तरह से हमारा जो एनसीईआरटी है पूरी तरह से फिनिश होता है। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आप वो उठा के देखेंगे तो आपका बन जाएगा बिल्कुल। तो ये 9 का पूरा जो बायोलॉजी था ये फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे 10th क्लास का जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।